हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया आपके लिए। और ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक है। और ये हाल फिलहाल में ही कंपनी ने एक ब्रेकआउट दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट पोस्ट किया है। तो कंपनी का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ये पीएसयू कंपनी है। और एक बार जल्दी एक बार इसका हम लोग फंडामेंटल्स थोड़ा चेक कर लेते हैं, ताकि लॉस मेकिंग कंपनी से के इन्वेस्टमेंट से हम लोग बचे रहे। तो अगर हम लोग यहाँ से 2012 से लेकर 23 का डेटा देखेंगे, तो एक स्टेडी इंक्रीज़ है। तो एक्सेप्शनल इंक्रीज़ भी नहीं बोलेंगे, स्टेडी इंक्रीज़ है। धीरे 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 कंपनी मेहनत कर रही है, और अल्टीमेटली रेवेन्यू इन लाइन आ रहा है इसका। और अगर हम लोग प्रॉफिट भी देखें तो नेगेटिव से अभी ये एकदम पॉजिटिव हो रहा है और अच्छे ट्रेजेक्टरी में है। और अगर हम लोग थोड़ा रिजर्व्स भी चेक करेंगे तो रिजर्व्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी अच्छा प्रॉफिट, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, फाइनेंशियल रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। फिर हम लोग के उस वो प्रॉफिट में भी दिख रहा है हम लोग का। और एक बार हाल फिलहाल में कंपनी ने रिज़ल्ट भी पोस्ट किया था, शायद जुलाई में पोस्ट किया था। तो उसका भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये है द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। और यहाँ पे सेंट्रल बैंक Q1 रिजल्ट नेट प्रॉफिट सर्जेस 78% टू 418 करोड़। तो अगर हम लोग देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत एक्सेप्शनल प्रॉफिट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कंपनी के लिए, बैंक्स के लिए था एनपीएस। तो अगर यहाँ पे आर्टिकल में भी चेक करेंगे हम लोग, तो बैंक्स एसेट क्वालिटी हैज़ शोन इम्प्रूवमेंट एज नॉट एनपीएस हैव डिक्लाइन 4.95%, मतलब 5% का डिक्रीज इन ओवरऑल एनपीए, विच इज़ एक्सेप्शनल फॉर अ बैंक, स्पेशली गवर्नमेंट बैंक्स। तो हम लोग ने इसका ओवरऑल एक फाइनेंशियल चेक किया हम लोग ने कि क्या है फाइनेंशियल। एक आपको डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना है तो आप कर सकते हो, पर मैं फंडामेंटल्स पे ज़्यादा यकीन करता नहीं। क्योंकि अगर प्राइस को चलना है तो अगर स्टॉक को चलना है तो प्राइस पहले ब्रेकआउट करना ही चाहिए। फंडामेंटल्स बाद में कैचअप कर लेंगे। पहला प्राइस इज़ द लीडिंग इंडिकेटर। तो मैं चार्ट्स पे यकीन करता हूँ। तो चार्ट्स पे हम लोग जो बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग सेंट्रल बैंक का चार्ट लगाया मैंने, और ये है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को कुछ समझेगा नहीं, ऑनेस्टली कुछ समझेगा ही नहीं। क्योंकि बहुत बहुत ये एक्चुअली पेनी स्टॉक बोल सकते हैं इसको। बहुत मतलब बहुत सारे फ्लक्चुएशंस है, बहुत सारे पैटर्न्स भी हम लोग का देखेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इसको ऐसे पेनी स्टॉक्स को हम लोग को एनालाइज करना है तो थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। तो एक बार वीकली चेक कर लेते हैं, वीकली पे क्या दिख रहा है हम लोग को। तो वीकली पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को वीकली पे भी देखेंगे तो कुछ खास हम लोग को दिख रहा नहीं है, दिख रहा है। पर इसको मैं मंथली पे देखना चाहूँगा। मंथली पे देख के फिर वीकली पे आऊँगा मैं। तो मंथली पे अगर हम लोग देखेंगे तो मंथली पे ही हम लोग को एक थोड़ा एक क्लीन चार्ट मिला है। तो बस ये चार्ट को हम लोग देखेंगे तो एक बार प्राइस को समझ लेते कि क्या किया है प्राइस ने। प्राइस ने 2009 में जो बॉटम लगाया था, फिर 2010 में इसने एक हाई लगाया, एक रैली, और फिर वहाँ से गिर ही रहा है। वहाँ से गिर रहा है, यहाँ पे आया, एक बार सपोर्ट लिया, फिर भागा, दूसरी बार सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस दो बार लिया, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे ट्राई किया था तीसरी बार लेने के लिए सपोर्ट पर, फिर अल्टीमेटली एक ब्रेकडाउन आ गया। और ब्रेकडाउन आके स्टॉक एक स्टेडी कंसोलिडेशन किया है यहाँ इस रेंज में। यहाँ पे इतना ऑलमोस्ट एक साल का एक कंसोलिडेशन किया है। तो एक साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट
हुआ है और ये स्टॉक भागने के लिए रेडी है। तो हम लोग एक बार एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस हम लोग को प्राइस कहाँ मिल रहा है। तो स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बॉटम्स को हम लोग थोड़ा ट्रेंड लाइन के थ्रू कर चार्ट कर लेंगे। ये बॉटम्स हो गए हम लोग के लिए, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बॉटम्स को टच करें। तो यहाँ पे 1 2 3, बस तीनों बॉटम हम लोग के टच हो गए, तो एक परफेक्ट एक लाइन बन गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग आएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। जो मंथली का हम लोग को एक जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस मिल गया, हम लोग को अभी एक सपोर्ट ढूंढना है। तो सपोर्ट के लिए हम लोग थोड़े लोअर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। यहाँ पे वीकली पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे वीकली पे हम लोग क्या देखते हैं, इसको ये थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। वीकली पे हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा गैप है, गैप पेंडिंग है। तो यूजली गैप के हाई हम लोग के रेजिस्टेंस रहते हैं, और फिर प्रीवियस कैंडल का लो रेजिस्टेंस, और वो प्रीवियस कैंडल का लो हम लोग के रेजिस्टेंस का मार्क करते हैं, रेजिस्टेंस बन जाते हैं, और गैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ से हम लोग को मोटा मोटी यहाँ से हम लोग के पास, अगर हम लोग गैप थियरी के भी हिसाब से जाएंगे, तो हम लोग के पास इतना स्पेस है जाने के लिए। एक बार इस पर भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग के पास एक्चुअली कितना स्पेस है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, रीसेंट हाई है 34.50 का हाई है, और अगर हम लोग रेजिस्टेंस भी मार्क करेंगे यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 50% का अप्रिसिएशन है प्राइस में, 18 रुपये। ठीक है, 18 रुपये पर मैं ये बोल रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पे नहीं रुकेगा, प्राइस हम लोग के स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस तक जाएगा ही जाएगा, तो कंफर्म है। क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस का एक काम करेगा ये यहाँ पे, पर फिर अल्टीमेटली इसको यहाँ स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस पे जाना ही है, जो मेजर रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, सेम हाई लेंगे 54.50 के ऊपर, और फिर यहाँ से लेके 70, ठीक है, 70 का एक हम लोग ये टारगेट रखते हैं, जो है 100% अप्रिसिएशन, 100% अप्रिसिएशन 36 पॉइंट्स का, ठीक है, 36 रुपीज़ का। तो ये यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या लेना है नहीं लेना है। स्ट्रक्चर हम लोग को रेजिस्टेंस मिल गया, और हम लोग को बाई करना है 34.50 के ऊपर। तो एक बार मंथली पे वापस जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि फिबोनाची हम लोग को क्या बोल रहा है। तो फिबोनाची का एक सीधा सीधा हिसाब है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेने का, टॉप से लेके बॉटम पे क्लिक कर देने का। यहाँ पे मैं एक यूजुअली मैं यूज़ करता नहीं, मैं 23% का यूजुअली यूज़ करता नहीं मैं, पर क्योंकि ये पेनी स्टॉक है और हम लोग छोटा छोटा प्रॉफिट्स बुक करेंगे इसमें, तो हम लोग, मैं इसमें 23% का भी मैं फिबोनाची यूज़ करूँगा इसमें। और अगर मंथली पे हम लोग को ये देखा, तो ये यहाँ पे हम लोग एक मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया है। ठीक है, एक बार वीकली पे चलते हैं। तो वीकली पे भी अगर हम लोग देखेंगे, तो ऑलमोस्ट गैप के पास ही है, ये गैप है 53 का है, और ये 57 का रेजिस्टेंस है, तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। तो हम लोग एक सेफ अजम्पशन ले सकते हैं कि ये गैप फिल हो जाएगा, गैप फिल हो जाएगा, और फिर ये गैप का रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा। अब तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा फिर और ऊपर जाने के लिए, पर जब तक गैप फिल हो जाएगा, हम लोग के पास 50% हम लोग का अप्रिसिएशन हो जाएगा, कैपिटल अप्रिसिएशन, तो फिर वहाँ पे हम लोग अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
कि हम लोग को क्या करना क्या है. We should buy above 34.50 for a target of for a target of 57.80 से लेके 60 कर देते हैं. एक जोन मार्क कर देते हैं, ये. और फॉर सेफ ट्रेडर्स गैप फिल इज द टारगेट. तो फिर गैप फिल हो जाता है 53 पे. तो विच इज़ 53.50 से लेके 55, इतना हम लोग का ये जोन मार्क करके हम लोग चल सकते हैं. ये इतना है. कंपनी है अच्छा, रिजल्ट अच्छा पोस्ट किया, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, रेवेन्यू आ रहा है. हाँ, लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, लॉसेस तो हो रहे हैं, ठीक है, पर इतने सीवियर लॉसेस भी नहीं है कि इसको रिजेक्ट कर दें, ठीक है. यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा कैलकुलेटेड बेट ले रहे हैं हम लोग कि सेंट्रल बैंक यहाँ से और ऊपर जाएगा, और रिजल्ट्स अच्छे हैं, और मेरे को तो श्योर है कि ये यहाँ से 53 तो जाना ही चाहिए सेफ के पास, और हमारा टारगेट रहेगा 57 का, ठीक है. थैंक यू गाइस, ये था मेरा एनालिसिस सेंट्रल बैंक का. आपको अच्छा लगे.